कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकता, छोड़ो। हाँ भाई, चीन का पढ़ना है अब। नेक्स्ट जो है मैं चीन का, चीनी क्रांति। चीनी क्रांति 1949 में हुई चीन में। उस समय चीन का जो नेता था वो था माओ। माओ था, ठीक है, माओ था। 49 में शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध में जो चीन था वो सोवियत संघ की तरफ चला गया था, समाजवाद के मॉडल की तरफ चला गया था, और सब कुछ समाजवाद के ऊपर ढाल लिया था चीन ने, ठीक है। सब कुछ चीन समाजवाद के तौर पर ही बनाने लगा, जैसे रशिया ने बनाया था सब कुछ घर, पिन से लेकर कार तक घर में, वैसे चीन ने बनाना शुरू कर दिया। सबको रोजगार था। और चीन क्या करता, पहले खेती करता, खेती से जो पैसे निकलते उससे उद्योग लगाता। सबको रोजगार था, जिसकी बेसिक नीड्स होती ना, सारी मूलभूत सुविधाएं सबको प्राप्त थी, सस्ती दरों पर। सारा खुशहाल माहौल था, रोजगार सबको था। और हर साल विकास हो रहा था चीन का 3 से 4% की दर से बढ़ रहा था। रोज विकास हर साल बढ़ रहा था 3 से 4% की दर से, हर साल चीन का विकास, ठीक है। सबको रोजगार था, सारा खुशहाल था, कुछ ऐसी चीज नहीं थी। आयात ना के बराबर था, आयात कुछ नहीं करते थे, सिर्फ निर्यात करते थे। बेचेंगे कुछ, खरीदेंगे कुछ नहीं, सिर्फ बेचेंगे, खरीदेंगे कुछ नहीं, सब कुछ अपने घर पे बनाएंगे। आज भी चीन में सब कुछ घर पे ही बनता है, सब कुछ चीन अपने घरेलू तौर पर बनाता है, कुछ भी वो बाहर से लाता ही नहीं है, सब कुछ घर में ही बनता है उसके चीन में, ठीक है। उस समय भी यही था। हमारे यहाँ पर देखो 90% चीजें मेड इन चाइना होती है, सारी चाइना से बनकर आती है, समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आयात ना के बराबर था, निर्यात था, बेचते थे, खरीदते कुछ नहीं थे। हाँ, अपने घरेलू तौर पर बनाते थे सब कुछ, बाहर से कुछ नहीं लाते, ठीक है। खुशहाल था चीन, सबको रोजगार था। चीन पहले खेती करता था, फिर वो उससे पैसे निकालकर उद्योगों पर लगाता। विकास हर साल 4 से 5% की दरों से बढ़ रहा था, पर जनसंख्या अभी 3 से 4% से बढ़ रही थी। और ये बढ़ती हुई जनसंख्या उसकी जीडीपी पे बहुत ज्यादा पानी फेर रही थी, उसके विकास पर पानी फेर रही थी, चीन के विकास पर। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए रोजगार कहाँ से लाएंगे, वो उनके लिए खाना पीना कहाँ से लेके आएंगे, उनके लिए रोजगार कहाँ से लाएंगे। तो ये सारा पानी फेर रहा था कौन, जनसंख्या पानी फेर रही थी विकास के मॉडल पर, किसके, चीन के विकास के मॉडल पर। और सबसे ज्यादा धक्का तो 1970 में लगा, जब इसका पूरा का पूरा जो एक मॉडल था ना समाजवाद का, वो पूरा खत्म हो गया था। और हाँ, अकेला, जब तक समाजवाद रहा ना चीन में, वो अकेला था, एकांतवास में रहा भाई साहब, एकांतवास में, किसी से बात नहीं करना, अकेला, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, एकांतवास में रहा, किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन 1970 में इसका अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और फिर इसको क्या करना पड़ा, 1970 में इसको लगा कि अब हमें जरूरत है पूंजीवाद की तरफ जाने की, प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत है। समाजवाद में तो देख लिया, ये मॉडल हमारे लिए नहीं है, इससे तो हमारा देश काफी ज्यादा रोड पर आ गया है, इसकी वजह से हमारा देश चरमरा गया, इसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है।
तो अब हम किसको अपनाएंगे? पूंजीवाद को अपनाएंगे। पूंजीवाद का उस समय, पूंजीवाद का मॉडल किसका था उस समय? अमेरिका का था, पूंजीवाद का। ठीक है, पूंजीवाद का मॉडल अमेरिका का था, समाजवाद का रशिया का था। तो रशिया के मॉडल में उसकी अर्थव्यवस्था काफी खराब होगी, क्योंकि उसकी चीन की जो जनसंख्या थी वो उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी पूरी जीडीपी पे, उसके पूरे विकास पर पानी फेर रही थी। उसकी जनसंख्या जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही थी, क्या करा जाए? ठीक है ना। तो रोजगार कहाँ से लाएंगे बेचारे फिर चीन के लोग? खाना पीना कहाँ से लेके आएंगे? उनके लिए दिक्कत होगी। तो इससे अर्थव्यवस्था होगी खत्म। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। मैं इसको रफ कर दूं फटाफट। 90 मैंने बताया कि जो अर्थव्यवस्था थी काफी खराब हो गई थी। तो चीन को लगा यार हम समाजवाद का मॉडल खराब है, क्यों ना हम पूंजीवाद के मॉडल को अपना लें। और उस समय पूंजीवाद का मॉडल चल रहा था वो अमेरिका में चल रहा था। ठीक है, तो इनकी अर्थव्यवस्था कब खत्म हुई सबसे ज्यादा? 1970 के दशक में आकर। ठीक है, क्यों खत्म हुई? क्योंकि इनकी जो विकास दर थी वो तो बढ़ रही थी, लेकिन विकास दर पर इनकी जनसंख्या पानी फेर रही थी, क्योंकि जनसंख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही थी हर साल। ठीक है, इस वजह से उनका अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई। 1970 में इनका नेता बदला। नेता जो आया चाउ एन लाई आया। चाउ एन लाई नेता आया 1970 के दशक में। चाउ एन लाई नेता आया। 1972 में उसको लगा यार क्यों ना हम प्राइवेटाइजेशन कर दें हमारे देश में। प्राइवेटाइजेशन ले आते हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो जाएगी। तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए उसने अपना एकांतवास खत्म किया और वो अमेरिका के साथ जाकर बात करने लगा। अमेरिका के साथ जब बात करने लगा तो अमेरिका को उसने 1973 में 4 बातें बोली कि आप हमें प्लीज पैसे दो हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़े करने के लिए। हम उन पैसों को 4 चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। 4 चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। पहला जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो कृषि, ठीक है। तो ये 4 प्रस्ताव रखे अमेरिका के सामने चीन ने कि हम आपके पैसे इन 4 चीजों पर लगाएंगे, और अमेरिका ने 1973 में इनको पैसे दे दिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सेम किया, सबसे ज्यादा पैसे कृषि पे लगाए, फिर उद्योगों पर लगाए, फिर टेक्नोलॉजी पर लगाए, और फिर एजुकेशन पर भी लगाए। आज आप देखोगे चीन में एजुकेशन सिस्टम बहुत तकड़ा है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी तो आपको पता है उनकी कितनी धांसू है भाई, टेक्नोलॉजी का तो बता ही नहीं सकते। चीन की टेक्नोलॉजी तो बहुत खतरनाक है। ठीक है ना, हर एक चीज चीन में बनती है, हर एक चीज मेड इन चाइना की हर एक चीज होती है। और एजुकेशन तो उनका बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो इन्होंने इन 4 चीजों पे इन्वेस्ट किए। लेकिन इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट पता कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा इनको प्रॉफिट है 1978 में, जब इन्होंने ओपन डोर की नीति लेकर आए। जब ये ओपन डोर की नीति लेके आए, और उस समय हमारे चीन का जो नेता था वो था देंग शाओपेंग। देंग शाओपेंग उस समय 1978 में चीन का नेता था, राष्ट्रपति था। इसने ओपन डोर की नीति ले आई। ये ओपन डोर की नीति ले गया। ओपन डोर की नीति में क्या था? सारी कंपनियां भारत चाइना में आ सकती हैं, हम उनसे टैक्स लेंगे नहीं। कुछ समय तक हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, कुछ समय तक उनसे टैक्स नहीं लेंगे थी। जब ओपन डोर आया 1978 में चीन में, सारी कंपनियां आ गई चीन में, सारी की सारी कंपनी। आज देखोगे दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी चीन के अंदर है। सब कुछ जो बनता सारा चीन में असेंबल होता है, सब कुछ। क्यों? वजह है क्योंकि चीन ने सारी फैसिलिटी दे दी किसको? फैक्ट्रीज को। ठीक है, तो ओपन डोर की नीति आई, तो उसकी जो नीति, जब ओपन डोर की नीति आएगी तो सारी फैक्ट्रीज चीन में आ गई, उसको टैक्स भी मिलना शुरू हो जाएगा। जब टैक्स मिला तो देश ग्रो करने लगा, उसकी जीडीपी फिर से बढ़ने लगी। जब जीडीपी बढ़ने लगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा, क्योंकि फैक्ट्रीज, अगर मान लो फैक्ट्रीज लगेंगी मेरे देश में, मुझे तो टैक्स मिल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ के लोगों को भी तो रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा प्लस बहुत सारी चीजों को भी रोजगार मिलेगा। जैसे फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री में डीलरशिप मिलेगी, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर आपको रिटेलर, होलसेलर मिलेगा, फिर आपको रिटेलर मिलेगा। कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, और फिर लेबर भी तो है ना। तो फैक्ट्री, एक फैक्ट्री से कितना सारा प्रॉफिट होता है हमारे देश को, एक फैक्ट्री से।
हमारे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो वहाँ पर हजारों, मैं वहाँ पर ना चीन में पता क्या है, वहाँ पर लेबर्स की कमी नहीं है। वहाँ पर लेबर्स चूचे पड़ नहीं कर सकते। वहाँ पर जो भी लेबर कुछ भी अगर ज्यादा आनाकानी करती है ना, तो उसको हटा देते हैं तुरंत ही कि निकलो यहाँ से। तुम्हारे पीछे और भी लाइन लगा के खड़े हैं बहुत सारे, निकलो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो चीन में इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। आपने देखा चीन में कभी हड़ताल नहीं होती, इसी वजह से नहीं होती, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लेबर है। अगर वो लेबर हड़ताल पे चल जाएगी तो लेबर की पहले बहुत लाइन है, वो उस लेबर को रख लेंगे कि तुम निकलो यहाँ से, तुम अपना आंदोलन करो, हम उन लेबर से काम करा लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। तो इसलिए वहां पर कोई ज्यादा हड़ताल नहीं करता, क्योंकि वहां पर लेबर की कमी ही नहीं है। समझा तुम्हें? ये ओपन डोर की नीति, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1982 में प्राइवेट किया कृषि को प्राइवेट किया, और 1998 में इन्होंने उद्योगों को प्राइवेट किया। 1982 में कृषि को प्राइवेट कर दिया और 1998 में उद्योगों को प्राइवेट कर दिया। और 2001 में चीन WTO में शामिल हुआ है। कहां पर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ। और इसी समय चीन ने आसियान की भी हेल्प करी थी ना, 1990 के दशक में हेल्प करी थी। ठीक है, ये आपका पूरा चीन का था। और यहाँ पर चीन का हो जाता है खत्म।